इजराइल के हाइफा में रॉकेट अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह ने 40 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। विस्फोट से कई जगहों पर आग भी लग गई है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। विस्फोट हुआ है, भारी धमाके के बीच कई जगहों पर आग लगी है। देखिए कई इमारतों से धुआं उठ रहा है। देखिए इस वीडियो को, कई जगहों पर धमाके के बाद आग लगी, कई गाड़ियों में आग लगी हुई नजर आ रही है। वहीं कई इमारतों में भी आग लगी है। बीच सड़क पर ये दो गाड़ियां धू-धू कर जल रही हैं। बड़ा हमला हुआ है, रॉकेट अटैक किया गया है और उसके बाद जगह जगह विस्फोट हुआ है। और इधर हिजबुल्लाह का गैलिली पर बड़ा हमला। एक साथ हिजबुल्लाह ने दागे 10 रॉकेट हिजबुल्लाह के टारगेट पर थे। आईडीएफ बेस रॉकेट हमले की वजह से लगी भीषण आग। तो एक साथ हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ रॉकेट से हमला किया। 10 रॉकेट दागे हैं हिजबुल्लाह के टारगेट पर। आईडीएफ के बेस रहे हैं और रॉकेट हमले की वजह से भीषण आग लग गई। तो हाइफा गैलिली पर लगातार ये हमले जारी हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। और वहीं इजरायली एयर डिफेंस ने कई हमले भी नाकाम कर दिए हैं। गैलिली पर हुए 50 हवाई हमले नाकाम किए गए। आईडीएफ ने हवाई हमले नाकाम करने का दावा किया है। तो हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार इजरायल को बड़े नुकसान पहुंचाने की कोशिश और रॉकेट के हमले। हिजबुल्लाह ने फिर एक बार इजरायली शहरों को दहला दिया है। जी हां, फिर से जल उठे इजरायली शहर। 24 घंटे में नॉर्थ इजरायल पर 165 हमले किए गए। एयर डिफेंस ने कई हमलों को रोकने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। गैलिली पर 50 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। घायल हो गए हैं, कई घर के तबाह होने की जानकारी है। हाइफा पर 90 से ज्यादा मिसाइलें दागे गए। किरियत शिमोना सफेद पर रॉकेट अटैक हुए हैं। तो देखिए इजरायली शहरों को लेकर के खबर है जहां फिर से एक बार धमाका हुआ है। अलग अलग इलाके जहां पर रॉकेट और मिसाइलों की बौछार की गई है। हाइफा पर भी 90 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी मनीष झा, उनसे बात करते हैं। मनीष, हम देख रहे हैं कि अभी भी ये हमले रुक नहीं रहे हैं बल्कि और ज्यादा बढ़ गए हैं। अब जो हमला हुआ है वो 24 घंटे के भीतर नॉर्थ इजरायल पर यह बड़ा हमला हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह भी लगातार हमले कर रहा है। लेकिन क्या इन हमलों के बीच में हम ये देख पा रहे हैं कि हिजबुल्लाह अब पलटवार कर, मजबूती से पलटवार कर पा रहा है इजरायल के खिलाफ, या फिर अभी भी इजरायल भारी है? देखिए ये तो साफ है कि हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप के खात्मे के बावजूद जिस तरीके से रोजाना हिजबुल्लाह की तरफ से 30-40 रॉकेट दागे जा रहे हैं और उन रॉकेट का टारगेट बहुत हद तक सटीक भी बैठ रहा है, तो वैसी स्थिति में ये लग रहा है कि हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ कम नहीं हो रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि हिजबुल्लाह पहले जितना ताकतवर नहीं रहा लेकिन अभी भी वो हमले कारगर करने में कामयाब हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो हाइफा में जो रेजिडेंशियल इलाके हैं उसे भी वो टारगेट कर रहा है और जिसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से दो कार धू-धू करके जल रही है। ये वो रेजिडेंशियल इलाके हैं। ऐसा लग रहा है कि आईडीएफ की तरफ से एक स्ट्रेटजी अपनाई गई है कि अगर कोई रॉकेट मिलिट्री साइट पर आ रहा है तो उसमें आयरन डोम का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर वो रेजिडेंशियल इलाके में या किसी कम महत्वपूर्ण जगह पर आ रहा है तो वैसे में आयरन डोम को एग्जॉस्ट होने से बचाया जा सके ताकि आने वाले समय में इसका बेहतर इस्तेमाल हो सके। फिलहाल अभी यही स्ट्रेटेजी यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। ठीक है मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे इस बारे में। और अगली खबर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ के हमलों को लेकर है। जी हां, लेबनान में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की सुरंग को उड़ाया। आईडीएफ के कंट्रोल ब्लास्ट का वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही ब्लास्ट है जिसके जरिए हिजबुल्लाह की सुरंग को आईडीएफ ने उड़ा दिया है। एक कंट्रोल ब्लास्ट था जिसमें टारगेट पर हिजबुल्लाह के टनल्स थे।
एक और बड़ी खबर है, लेबनान के बालबेक में भीषण बमबारी की गई है। आईडीएफ ने एक के बाद एक 3 धमाके कुल किए हैं। हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम भी इन हमलों में तबाह हो चुका है। तो लेबनान में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है और इस बीच आईडीएफ ने बेंजामिन नेतन्याहू को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल बॉर्डर से लगते 40 किलोमीटर के इलाके में इजराइल का पूरा कंट्रोल है। तायर, नाबाती, खियाम, हसबया और चेबा में हिजबुल्लाह के संपूर्ण विनाश का दावा किया गया है। आईडीएफ का दावा है कि 40 किलोमीटर के इलाके में हिजबुल्लाह के 80% हथियार और ठिकाने तबाह कर दिए गए। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह के 2500 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं, वहीं 5000 लड़ाके घायल बताया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 अक्टूबर से पहले हिजबुल्लाह के पास 5000 मीडियम रेंज रॉकेट थे, लेकिन अब उनकी संख्या 1000 से भी कम बची है। शॉर्ट रेंज रॉकेट की बात करें तो जहां पे हिजब के पास 44,000 रॉकेट थे, वहीं अब 10,000 रॉकेट बचे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह की गाइडेड मिसाइलों का बड़ा जखीरा भी ध्वस्त हो चुका है। पहले हिजबुल्लाह के पास 1000 से ज्यादा गाइडेड मिसाइलें थी, लेकिन अब 100 से भी कम मिसाइलें बची है। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, एक तो ये जो 40 किलोमीटर के एरिया को एक तरीके से सैनिटाइज करके उस पर पूरा कंट्रोल, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के रॉकेट पावर को बहुत ही लिमिटेड कर देना, ये स्थिति क्या बताती है? ये कितना बड़ा एडवांटेज है? लैंड पर भी अपनी स्थिति को मजबूत किया इजराइल ने, और दूसरा कि एयर पावर भी कमजोर किया हिजबुल्लाह। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्राउंड पर लेबनान में इजराइल की स्थिति काफी मजबूत है, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ साउथ लेबनान के उन तमाम इलाकों में जहां पर कि हिजबुल्लाह के ठिकाने थे, उसमें से ज्यादातर इस हिस्से को अपने कंट्रोल में लिया है, बल्कि उसे ध्वस्त किया है। वहां पे हथियार के भंडार खत्म किए, हिजबुल्लाह के 3000 से अधिक लड़ाके मारे गए, और इन सब के अलावा लगातार जो दूसरे और जगह थे जहां पर हिजबुल्लाह के चाहे वो एसेट्स मौजूद हों, उन सबको तबाह किया गया, बेरूत से लेकर दाहिया और तमाम इलाकों में। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इजराइल की कोशिश ये है कि कम से कम एक बफर जोन क्रिएट किया जा सके इजराइल की सीमा से कम 50-100 किलोमीटर के दायरे में, ताकि वहां से अटैक ना हो सके। अभी जो अटैक हो रहे हैं वो छिटपुट अटैक हो रहे हैं, ये कुछ समय तक चलेंगे, लेकिन आने वाले समय में आईडीएफ के लगातार हो रहे ऑपरेशन की वजह से हिजबुल्लाह आने वाले समय में नॉर्थ इजराइल या किसी और इजराइल के हिस्से पर अटैक करने में की स्थिति में नहीं होगा। कम से कम आईडीएफ इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच यमन से हूती लड़ाके भी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इजरायली बेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक हुआ है। तेल अवीव के पास सोरिक बेस पर हमला किया गया है। यमन से तेल अवीव पर दागी गई हैं मिसाइलें। 2 हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक का दावा किया जा रहा है। वहीं सीरिया में भी हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले जारी हैं। सीरिया के होम्स में हथियार डिपो पर हमला हुआ है। हमले में हिजबुल्लाह हथियार डिपो तबाह। सीरिया में हिजब ठिकानों पर हमले जारी। और अब बात पुतिन ट्रंप बातचीत को लेकर करेंगे। क्रेमलिन ने यूक्रेन वॉर पर बातचीत को नकार दिया है। ट्रंप और पुतिन में यूक्रेन को लेकर बात नहीं होगी, रूस की ओर से कहा गया। ट्रंप पुतिन बातचीत पर रूस की प्रतिक्रिया सामने आई है। पुतिन ट्रंप की बातचीत का किया गया था दावा। और ट्रंप पुतिन की बातचीत को लेकर रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन का बयान सामने आया है। रूस ने यूक्रेन पर बातचीत की खबरें खारिज की हैं। ट्रंप पुतिन के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, ये क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है। ट्रंप पुतिन बातचीत की खबर काल्पनिक है, क्रेमलिन का बयान। और वॉशिंगटन पोस्ट का दावा, ट्रंप पुतिन में बातचीत हुई है। 7 नवंबर को पुतिन से फोन पर चर्चा का दावा है। यूक्रेन जंग पर बात हुई है। वॉशिंगटन पोस्ट ये भी दावा कर रहा है ट्रंप यूक्रेन के लिए सैन्य आर्थिक मदद के खिलाफ हैं। पहले जंग को तुरंत खत्म कराने की बात कह चुके हैं ट्रंप। और अब खबर है देश की। प्रयागराज में रात भर जारी रहा छात्रों का प्रदर्शन। लोक सेवा आयोग के गेट पर छात्रों का आंदोलन हुआ। प्रदर्शन वाली जगह पर भारी पुलिस बल तैनात है। और प्रयागराज में लोक सेवा आयोग दफ्तर के सामने रात भर से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जमीन पर पानी की बोतल पीटकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की गई। आंदोलन पर काबू पाने के लिए रात में स्ट्रीट लाइट भी काट दी गई। इसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्र डटे रहे और प्रदर्शन
करते रहे। और आपको बताते हैं कि प्रयागराज में छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्यों सड़क पर उतर गए हैं छात्र। बताया जा रहा है कि एक दिन और ही शिफ्ट परीक्षा की मांग की गई है। देखिए, पीसीएस प्री और एआरओ प्री परीक्षा का मामला है, जिसमें एक दिन और एक ही शिफ्ट में परीक्षा की डिमांड है। पीसीएस प्री परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होनी है। एआरओ परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होनी है और प्री परीक्षा 2 दिनों में कराए जाने का छात्र विरोध कर रहे हैं। और प्रयागराज में हजारों अभ्यर्थियों का मार्च इसी मामले को लेकर हो रहा है। वहीं प्रयागराज के डीसीपी अभिषेक भारती ने छात्रों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की अपील की है। कुछ छात्र आएंगे जो अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं, सभी छात्रों को समझा बुझा के जो चिन्हित धरना स्थल है, काफी छात्र वहां पे चले भी गए हैं और भी जो छात्र यहां पे आए हुए हैं उन सबको भी यही बताया जा रहा है कि वो चिन्हित स्थल पे जाएं और शांतिपूर्वक और डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखें। उनकी बात जो है वो उच्च स्तर पे रेज की जाएगी और सब तक पहुंचाई भी जाएगी। और चलिए आपको बताते हैं कि परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। आसान भाषा में समझे कि क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। तो कई दिन होने वाली परीक्षाओं में लागू होती है ये व्यवस्था। एक ही परीक्षा का अलग अलग दिन आयोजन किया जाता है। हर दिन परीक्षा में सवाल भी अलग अलग होंगे। एक के मुकाबले दूसरा प्रश्न पत्र कठिन हो सकता है, ये भी चांसेस है। अलग अलग प्रश्न पत्र कठिन या आसान भी हो सकते हैं। अंतर को खत्म करने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऐसे में परसेंटाइल पर तैयार होता है रिजल्ट। तो ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इसको लेकर देखिए लगातार कई तरह के सवाल हैं। और आपको सुनाते हैं कि यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर छात्रों की मांगे क्या है। हमको आयोग की तरफ से स्पष्ट नोटिफिकेशन चाहिए कि कब आप कराएंगे एग्जाम। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, 1 शिफ्ट में पेपर होना चाहिए। मानकीकरण नहीं चलेगा, मानकीकरण करेंगे तो इस पक्ष पे हम लोग कभी नहीं मानेंगे। 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम का जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं दे देंगे तब तक सर हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। रात है सर, कल भी रहेंगे। जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं देंगे तब तक यही हम लोगों का उद्देश्य है कि रहना। ये आंदोलन जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती है तब तक ये अनवरत चलेगा। हम लोग हटने वाले नहीं। आरओ में हम लोग जो है 4 बजे सुबह तक थे, अब आज भी रहेंगे। उसके बाद 10 दिन और किए थे, फिर करेंगे। रेगुलर अनवरत जब तक नहीं आयोग हमारी बात मान लेता है तब तक ये आंदोलन स्थगित नहीं होगा। विपिन चौबे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। विपिन, जो डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है उसमें कहीं कोई रास्ता निकलता नजर आ रहा है क्या? रात भर प्रोटेस्ट होता रहा, लेकिन सुबह क्या खबर निकल के आ रही है? देखिए, देर रात रवि इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से ये जवाब दिया गया है और मीडिया को ये बताया गया है कि हमारा मकसद किसी प्रकार की गड़बड़ी को रोकना है और इसके अलावा पहले जो परीक्षाएं संपन्न हुई हैं उसमें गड़बड़ी और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है, हम वो नहीं चाहते हैं। और इसीलिए हमने एक नया पैटर्न अडॉप्ट किया है और इसी पैटर्न पर हम परीक्षा कराएंगे। मतलब जो मैसेज कल पास ऑन किया गया है सरकार की तरफ से हमें, उस मैसेज में ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि सरकार अपनी चयन प्रक्रिया या फिर परीक्षा की प्रक्रिया को बदलने वाली नहीं है। तब जबकि छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर डेडलॉक बना हुआ है। न छात्र हटने को तैयार है न सरकार, और इसी बात पर गतिरोध बरकरार है और ये गतिरोध बना रहा तो ये आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। शुक्रिया विपिन आपका इस जानकारी के लिए।